यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं लास्ट लेक्चर में कि हम लोग एंड सेमेस्टर एग्जाम में कितने मार्क्स को कवर करते हैं, तो आज बच्चों आइए हम लोग सीधा सीधा अपने टॉपिक को लेकर चलते हैं कि कैसे हमें पेपर्स को प्रेजेंट करना है। यानी कि यहां तक का अगर आप बात करें, यहां तक की बात अगर आप करें तो ये हमने कवर कर रखा था। तो आज हम लोग सीधा अपने प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो आप जरा समझिए कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है वो 3 हिस्सों में बटा होता है। आप चाहे यूजी के हो या फिर पीजी के हो, आपका क्वेश्चन पेपर जो होता है वो कितने हिस्सों में बटा होता है बच्चों? 3 हिस्सों में। मैं आपको जरा एक बार ये दिखा दूं कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है, ये देखिए, ये 2023 का एक क्वेश्चन पेपर मुझे ऑनलाइन मिला था, तो मैं वो आपके सामने रख रहा हूं। आपका क्वेश्चन पेपर में 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें कि पहला पार्ट होता है पार्ट ए, जिसको कि हम लोग ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस बोलते हैं। ये बच्चे 10 मार्क्स का 20 क्वेश्चंस रहता है, जो कि हमने पहले डिस्कस कर भी रखा है। इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं। पार्ट बी, जिसको कि हम लोग बोलेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसमें कि आपको कोई 4 क्वेश्चंस करने होते हैं 5 मार्क्स के। और ये है पार्ट सी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें कि आपको कोई 3 क्वेश्चंस करने होते हैं 10 मार्क्स के। ये हमने पहले भी कर रखा था, लेकिन मेरा काम है कि मैं फिर से आपको याद दिला दूं। अब सबसे पहले तो बच्चों जरा समझ लीजिए कि आपको कौन से क्वेश्चन में कैसे लिखना है। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। मैं आपको एक छोटी सी बात पहले बता देता हूं कि अगर आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस लिख रहे हैं तो ध्यान दीजिए, आपको मिनिमम 150 वर्ड्स तो लिखना ही लिखना है, और मैक्सिमम आप 250 वर्ड्स तक जा सकते हैं। यानी कि आपको जो ब्रैकेट दिया गया है या आपको जो रेंज दिया गया है वो 150 से 250 का दिया गया है। यानी कि कम से कम आपको 100 लिखना है, और 100 से आगे, सॉरी, कम से कम आपको 150 वर्ड्स तो लिखने ही लिखने हैं, और 150 वर्ड्स से आगे आप जितना भी लिखें बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। बट आप 250 वर्ड तक जाके रुक जाइएगा। मैं तो कहूंगा 200 वर्ड पे ही जाके रुक जाइएगा। बट स्टिल आप थोड़ा लिखना चाहते हैं, आपकी नॉलेज है, आप उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। बट 250 से ज्यादा वर्ड्स ना लिखें, क्योंकि फिर क्या होगा कि आपका टाइम ही वेस्ट हो रहा है, आपको एक्सेस नंबर्स नहीं मिलेंगे उसके। ठीक है, तो आप एक बात बहुत क्लियरली समझ लीजिए कि लॉन्ग आंसर टाइप में जो आपका हमने रेंज दिया है वो 150 टू 250 दिया है। और ये मैं नहीं कहता बच्चे, आपका स्टैंडर्ड पेपर इस तरह से होना चाहिए जैसा कि मुझे गाइड किया गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप की बात करें, तो शॉर्ट आंसर टाइप में आपको जो रेंज दिया गया है वो बच्चों मिनिमम 50 वर्ड्स का दिया गया है। तो आप 50 टू 60 लिखें, बहुत अच्छा है। 50 टू 70 भी लिखें, बहुत अच्छा है। 50 टू 75 भी लिखें, बहुत अच्छा है बच्चे। लेकिन ध्यान रखिएगा मिनिमम 50 वर्ड्स लिखें। 60 टू 65 70 वर्ड्स में आप उसको कंक्लूड करने का ट्राई करें। बट स्टिल आप थोड़ा सा और लिखना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि अपने आप को रोक लें। मैक्सिमम आप कहां तक जाएं? 75 वर्ड्स तक जाएं, और 75 वर्ड्स पे अपने आप को आप रेस्ट्रिक्ट कर लें। क्योंकि इससे ज्यादा अगर आप, फिर मैं वही कहूंगा, इससे ज्यादा अगर आप लिख रहे हैं तो वो 5 मार्क्स के ज्यादा उसका वर्थ है नहीं बच्चे। आपका टाइम ही वेस्ट होगा, दूसरे क्वेश्चंस आपके छूट सकते हैं। ठीक है, ये 2 बातें आपको क्लियर है। मैं आगे बढ़ता हूं। एमसीक्यू पे अभी ध्यान मत दीजिए, कैसे करना है वो मैं बता दूंगा आपको। आप एमसीक्यू का टेंशन ना लें, मैं आपको बता दूंगा। ये देखिए मैंने बना रखा है कि आप कैसे लिख सकते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा आज। लेकिन पहले जरा हम लोग बात करते हैं कि हमें कैसे कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर्स इन एग्जाम ऑफ यूजी एंड पीजी। यानी कि हमारा जो आज सबसे जरूरी मुद्दा है हमारे डिस्कशन का, जो मेन टॉपिक है, वो है कि हम आखिर आंसर्स को कैसे प्रेजेंट करें इन यूजी एग्जाम्स एंड इन पीजी एग्जाम्स अंडर सीबीसीएस न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ताकि हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर कर सकें।
ठीक है, आप जरा एक बार देख लीजिए, मैंने ये सारे पॉइंट्स कवर कर रखे हैं, 18 पॉइंट्स हैं जिन पे कि आज मुझे चर्चा करनी है। और मैं चाहूंगा कि मैं क्विकली आपको इन सारे 18 पॉइंट्स के बारे में एक ओवरव्यू दे सकूं, ताकि आप अपने प्रेजेंटेशन स्किल्स को बेहतर कर सके और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स अचीव कर सके। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको कहना चाहता हूं एमसीक्यू के बारे में। बच्चों ध्यान दीजिए, मैं बहुत क्लियरली मैंने लिखा है कि एमसीक्यू को छोड़ दें बच्चे, बिल्कुल एकदम मैंने क्लियरली लिख दिया है कि लीव एमसीक्यू। एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 1 होता है आपका। मैंने आज देखा कि बड़े सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमारे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 है ही नहीं। अरे कैसे नहीं है, जरा ध्यान से पढ़ते आप तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका एमसीक्यू ही था। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे बच्चे कि क्वेश्चन नंबर 1 ही आपका एमसीक्यू रहता है। उसके बाद शॉर्ट आंसर आपका 2 से शुरू होता है और फिर आगे लॉन्ग आंसर उसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कह रहा हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना ही नहीं है। भूल जाइए आप कि आपके क्वेश्चन पेपर में एमसीक्यू नाम की कोई चिड़िया है भी। आप कहेंगे सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, वो तो 20 नंबर का है, हमें करना ही है। अरे मैं कब मना कर रहा कि मत करो, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि अगर आपने उस 20 नंबर को पहले पढ़ा और पहला एक क्वेश्चन आपने पढ़ा एमसीक्यू का, और सपोज करिए कि आपको वो आंसर नहीं आता, आप कहेंगे सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं बच्चे क्योंकि एमसीक्यू जो होता है वो हमेशा आप समझिए वो पूरे सिलेबस का निचोड़ होता है। उसको कंपलसरी क्यों किया गया है वो जरा समझिए। लॉजिक क्या है यूनिवर्सिटी का कि उसको कंपलसरी करने का। यूनिवर्सिटी उसमें सारे बच्चों को चाहता है कि वो हर बच्चा अटेम्प्ट करे, यानी कि उसमें आपको चॉइस नहीं मिल रही, क्योंकि यूनिवर्सिटी चाह रहा है कि हर बच्चा इतनी तो नॉलेज रखे कि ये सारे सिलेबस में से जो निचोड़ एमसीक्यू पूछा गया है वो आंसर कर सके। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप एमसीक्यू को कंप्लीटली सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको पूरे सिलेबस का आइडिया होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 को आप कभी ना करें पहले, और पढ़े भी ना। मैंने कभी ऐसा नहीं किया। जेपी सर से मेरी बात हुई, उन्होंने भी कहा कि मैंने भी रोहित कभी ऐसा नहीं किया। हम दोनों में एक चीज कॉमन थी कि मैं भी एमसीक्यू को सबसे लास्ट में लिखता था और सर भी एमसीक्यू को सबसे लास्ट में ही लिखते थे, जिसका रीजन था कि मैंने भी अपने प्रैक्टिकल पेपर्स में और थ्योरी पेपर्स एज वेल मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया और सर ने भी बहुत अच्छा स्कोर किया है। इसका रीजन मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। रीजन ये है बच्चे कि अगर मान लीजिए आपने पहले पेज पे एमसीक्यू कर दिया है और सपोज कीजिए कि आपके एमसीक्यू के ज्यादातर आंसर्स गलत है, तो जो कॉपी चेकर होगा बच्चे, जो आपकी कॉपी चेक कर रहे होंगे, वो आपके बारे में एक डेवलप कर लेंगे, एक बेसिक आइडिया डेवलप कर लेंगे, आपको जज कर लेंगे कि ये बच्चे को नॉलेज नहीं है, और फिर वो उसी अकॉर्डिंगली आपके बाकी के आंसर्स को चेक करेंगे। लेकिन अगर आपने शुरू में एमसीक्यू लिखा ही नहीं तो वो आपको एमसीक्यू के बेसिस पे जज कर ही नहीं पाएंगे, और फिर आप अपने आंसर्स को अच्छे से लिखते हुए स्टेप मार्किंग या फिर प्रॉपर मार्किंग लेते हुए आगे जब वो लास्ट में आएंगे तब तक तो वो आपके सारे पर्सनालिटी को जज कर चुके होंगे और लास्ट में आपके एमसीक्यू के नंबर आपको मिल जाएंगे। यानी कि पहले भी लिखो उतने ही मिलेंगे, लास्ट में भी लिखो उतने ही मिलेंगे। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि शुरू में लिखा तो आपके ऊपर एक जजमेंट आ जाएगी, किसकी, कॉपी चेकर की, और उसके अकॉर्डिंगली वो आपको मार्क्स अलॉट कर देंगे। बट लास्ट में अगर आपने लिखा तो कॉपी चेकर आपको जज ही नहीं कर पाएगा कि इसको आता है कि नहीं आता है। तो इसीलिए बच्चों मेरा और जेपी सर का तो यही था कि हम लोगों ने हमेशा ही लास्ट में लिखा है। बाकी आप खुद समझदार हैं, आपको अगर ये लॉजिक सही लगता है तो आप लास्ट में लिखें, नहीं सही लगता है, आप चाहते कि नहीं मैं पहले ही लिखूं, तो आप पहले लिखें, वो आपके ऊपर है, इट्स टोटली योर डिस्क्रिप्शन। ठीक है, बाकी मेरा काम था आपको बताना, मैंने बता दिया है। चलिए तो आपके मन में ये सवाल आएगा कि सर अगर हम एमसीक्यू ना करें तो फिर सबसे पहले क्या करें, पार्ट बी और पार्ट सी में, यानी कि हम पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करें या फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करें। अब यहां भी मेरे और सर की एक सहमति बनी कि हम लोगों ने कहा आपस में डिस्कशन में, ये हमने डिसाइड किया कि सर लॉन्ग आंसर टाइप जो होता है वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है पहले करने में। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चे क्या होता है, जब आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को फ्रेम कर रहे होते हैं तो बड़े सारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो होते हैं वो भी आपके दिमाग में क्लियर हो जाते हैं और बड़े सारे एमसीक्यू के आंसर्स भी आपको आने लगते हैं। तो जब बाद में आप एमसीक्यू पढ़ेंगे ना तो आप कहेंगे अरे ऐसा तो हमने कुछ अभी लिखा ही था लॉन्ग आंसर या शॉर्ट आंसर में, तो आप एमसीक्यू बना पाएंगे।
ठीक है। तो लॉन्ग आंसर से आपको शॉर्ट आंसर के बारे में ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा, और लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर दोनों करने के बाद आपको किसका आइडिया मिल जाएगा, एमसीक्यू का आइडिया मिल जाएगा। ठीक है। तो अगर आप ये बात समझ गए हैं तो हमारे ओपिनियन में आपको सबसे पहले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए, जिसका कि वेटेज भी सबसे ज्यादा है और सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग भी है, क्योंकि आपको लिखने में ज्यादा टाइम लगेगा। और शुरू में आपने ज्यादा टाइम लगा के लिख दिया तो बाद में आप टाइम मैनेज कर सकते हैं, लेकिन शुरू में आपने कम कम टाइम लगा के बैठ के टाइम पास कर लिया या कुछ भी आपने सोचने में ज्यादा टाइम लगा दिया और लास्ट में आपका लॉन्ग आंसर छूट गया, तो बच्चे आपका ज्यादा नंबर का क्वेश्चन छूटेगा। और लास्ट में अगर आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन छूटता है तो कम नंबर का क्वेश्चन छूटेगा। वैसे मैं तो चाहूंगा कि छूटे ही नहीं, बट स्टिल आप जरा इस बात को ध्यान में रखिए कि कोशिश करिए कि शुरुआत आप किससे करें, लॉन्ग आंसर टाइप से करें, और फिर किसकी तरफ बढ़े, शॉर्ट आंसर टाइप की तरफ बढ़े, और फिर लास्टली आप किसको कवर करें, एमसीक्यू को कवर करें। अब बाकी आप खुद समझदार हैं, हमने आपको एक गाइडेंस दे दी है, आप आगे देख लें। चलिए, तो ये बात हमने यहां पर की है पहले पॉइंट में। दूसरा पॉइंट वही है एक्यूरेसी वगैरह की बात कर रहे हैं, जज कर रहे हैं। तो मेरा अगर आप सजेशन मानेंगे तो मैंने बता ही दिया है कि आपको पहले किसके लिए जाना चाहिए, लॉन्ग आंसर के लिए जाना चाहिए, फिर शॉर्ट आंसर के लिए जाना चाहिए, और एट द लास्ट आपको एमसीक्यू के लिए जाना चाहिए। चलिए, अब बहुत सारे बच्चे टेंशन में रहते हैं, मैंने कॉपी में देखा है वो अलग अलग तरीके से लिखते हैं कि एमसीक्यू लिखें कैसे। जैसे कि आइए मैं आपको अब एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं। ये बच्चे आपका 2023 का अकाउंट्स का पेपर है। कॉमर्स वाले बच्चे इस अकाउंट्स के पेपर से रिलेट कर सकते हैं, लेकिन अदर स्ट्रीम के बच्चे भी इसी तरह से लिखेंगे, फिर चाहे वो यूजी के हो या पीजी के हो। जिस तरह से मैं बता रहा हूं आपको उसी तरह से एमसीक्यू को लिखना है, आप किसी भी स्ट्रीम के हो। चलिए जरा मैं एक बेसिक एक क्वेश्चन लेता हूं। जैसे कि ये पहला ही क्वेश्चन कह रहा है कि द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस बेस्ड ऑन ड्यूअल एस्पेक्ट इज कॉल्ड। अब आपको जो मैंने कहा वो आप जरा समझिए। मान लीजिए कि कोई बच्चा ऐसा है जिसको ये पहला ही क्वेश्चन उसने पढ़ा और वो कह रहा है हे भगवान ये क्या आ गया, ये तो बाउंसर हो गया, ये तो मुझे पता ही नहीं है। अब बच्चे वो पैनिक कर जाएगा। मैं इसलिए मना कर रहा हूं कि पहले एमसीक्यू नहीं करिए, क्योंकि आप अगर पैनिक करेंगे ना तो आपके शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर पे इंपैक्ट पड़ जाएगा। आप सीधा क्या करिए, लॉन्ग आंसर टाइप पढ़िए, फिर शॉर्ट आंसर टाइप करिए, और फिर आप आराम से एमसीक्यू पे आइए। ठीक है। तो आप आंसर शीट को क्वेश्चन पेपर को शॉर्ट आंसर से पढ़ना शुरू करेंगे, शॉर्ट आंसर से पढ़ते हुए लॉन्ग आंसर को पढ़ेंगे, फिर सॉल्यूशन लॉन्ग आंसर से शुरू करेंगे, फिर शॉर्ट आंसर को करेंगे, और लास्टली एमसीक्यू को पढ़ेंगे भी और एट द सेम टाइम सॉल्व भी करेंगे। ठीक है। ये प्रोसेस आपको ध्यान में रखना है। अब दूसरे सब्जेक्ट वाले बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहे होंगे, बट स्टिल कॉमर्स वाले समझ पा रहे होंगे। तो क्वेश्चन समझना जरूरी नहीं है, आपको लिखना कैसे है वो जरूरी है। तो द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन बेसिस, अच्छा ये ध्यान रखिएगा, ये मैंने एग्जैक्टली वर्ड वहां से लिखा है जो क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ था। तो ये बेस्ड होना चाहिए, बट क्वेश्चन पेपर में मिसप्रिंट था, बेसिस लिखा हुआ है, तो आप छोटी मोटी मिसप्रिंट होगी तो उसमें टेंशन ना लें। बेस्ड ऑन ड्यूअल एस्पेक्ट इज कॉल्ड। अब इसका आंसर अगर आपको पता है तो जरा आप कुछ भी इसका आंसर आप सोच सकते हैं, आप जो भी सोचे, बट इसका जो सही आंसर है वो क्या है, डबल एंट्री सिस्टम। अब ध्यान दीजिएगा, ये जहां से मैंने डाउनलोड किया था इंटरनेट से, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो उस बच्चे के क्वेश्चन पेपर पे मैंने देखा कि पहले डबल अकाउंट सिस्टम पे टिक लगा हुआ है और फिर इसको काट के इस पे टिक लगा हुआ है। इसका मतलब शायद उसने आंसर में, अगर उसने पहले ही पेज पे आंसर लिखा होगा तो मे बी उसने पहले आंसर में बी लिख दिया होगा, और फिर बाद में थोड़ा इधर उधर से कुछ उसको कानाफूसी हुई होगी तो उसको पता चला कि नहीं बी नहीं है ए है, तो उसने फिर इसको काट के ए लिखा होगा। आपको क्या लगता है कॉपी चेकर समझेगा नहीं? भले वो आपको इस पे 2 मार्क्स देगा, बट बच्चे वो एक जजमेंट डेवलप कर लेगा कि बच्चे ने क्या किया है, कहीं से पूछ पाछ के लिखा है, तो फिर आगे की आपकी कॉपी चेकिंग उसी पैटर्न पे होगी। तो आपको बच्चे हमेशा समझिए, एग्जामिनर के दिमाग से खेलना है। आप हमेशा ये सोच के लिखिए कॉपी को कि अगर आप कॉपी चेक करेंगे तो किस तरह से आप एक कॉपी को चेक करेंगे, वैसे ही आपको एग्जामिनर के दिमाग को समझना है। और एक ये बस समझिए, एक तरह का ये माइंड गेम है बच्चे। एग्जाम बस एक माइंड गेम है, एक स्टूडेंट के माइंड में और एग्जामिनर के माइंड गेम में।
और इस गेम को जो अच्छे से खेलेगा वो जीत जाएगा। तो आपको उसके माइंड गेम को हराना है। चलिए अब इसको लिखना कैसे है, तो आइए जरा मैं आपको आंसर शीट पे ले चलता हूं। आंसर शीट बच्चे आपका कुछ इस तरह का दिखता है। इसकी बात हमने कर ली थी, इस पे हमने सारा चर्चा कर लिया था। अब आंसर शीट बच्चे ऐसा कुछ दिखता है आपका, ठीक है। तो आप मान लीजिए कि मैं कहता हूं आप फर्स्ट ही पेज पे कर रहे हैं, तो आप जरा कुछ बातें आराम से समझ लीजिए। आप हमेशा इस मार्जिन के इस तरफ लिखेंगे, यानी कि ये जो मार्जिन का एरिया होता है ना बच्चे, इसके इस तरफ आप कुछ नहीं लिखिए। जी हां, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं। मैं बार बार देखता हूं बच्चों को वो इधर लिखते हैं, नहीं लिखिए। ये जगह कॉपी चेकर को नंबर अलॉट करने के लिए होती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको इस मार्जिन के इधर कुछ नहीं लिखना है, आपको जो भी लिखना है इस एरिया में लिखना है। पहली बात क्या ये क्लियर है? चलिए अगर ये बात है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब फिर मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूं कि वो स्केल लेके या फिर पेपर को ही मोड़ के या फिर पेन लगा के या फिर कुछ भी लगा के लाइन खींच देते हैं इधर राइट साइड में। उनको लगता है कि वो बहुत समझदारी का काम कर रहे हैं, जबकि वो बेवकूफी का काम कर रहे हैं। कॉपी चेकर बच्चे समझ रहा है कि आपने सिर्फ और सिर्फ ये लाइन इसलिए खींची है ताकि आप ज्यादा पेज भर सकें। ये एक मिथ है, ये एक मिसकंसेप्शन है आपको। जैसा कि जेपी सर ने मुझे बहुत क्लियरली बताया है कि कितने पेजेस आपने लिखे हैं मार्क्स उस पर डिपेंड नहीं करता है। मार्क्स ये डिपेंड करता है कि आपने क्या क्वालिटी कंटेंट लिखा है, ठीक है। जो वर्ड्स काउंट मैंने आपको बताया उसके मद्देनजर आप लिखिए, और भले ही आप 10 पेज में लिखें लेकिन आपको उतने ही नंबर मिलेंगे जो ऐसे लाइन खींच खींच के बच्चे, कुछ कुछ बच्चे तो ऐसे आधा खींच देते हैं। तो ऐसे आप 20 पेज भी भर लीजिए, और कोई बच्चा पूरा लिख के 10 पेज में ही सारा आंसर अच्छे से लिखे, उसको भी उतने ही नंबर मिलेंगे और आपको शायद कम नंबर मिल जाए, ठीक है। तो पहली बात तो आप इधर नहीं लिखेंगे, और दूसरी बात आप ये लाइन नहीं खींचेंगे। ये दो बातें आपको बहुत ध्यान रखनी है। तो अब आप जरा समझिए कि आपको आंसर का प्रेजेंटेशन रखना कैसे है। आपको बड़े प्यार से कॉपी में यहां पर लिखना है, जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 1 रहता है एमसीक्यू, तो मैं यहां लिखूंगा आंसर 1 लिख दीजिए। और अब आंसर 1 में आपको एमसीक्यू है या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है बच्चे। आप आराम से बस आंसर नंबर 1 लिखिए। कुछ बच्चे तो क्वेश्चन 1 लिख देते हैं, क्वेश्चन 1 नहीं है वो क्वेश्चन नहीं है। आप आंसर लिख रहे हैं, हमेशा ध्यान रखिए आंसर शीट है, ये क्वेश्चन शीट थोड़ा मिले आपको। आप क्वेश्चन 1 मत लिखा कीजिए, आप आंसर 1 लिखा कीजिए, ठीक है। और आंसर 1 कहां लिख देंगे आप? बीच में, एकदम क्लियरली अच्छे से विजिबल होना चाहिए, बड़ा बड़ा लिख देंगे। हो सके तो इसको बॉक्स भी बना दीजिए, आप बिल्कुल बना सकते हैं। अब आंसर 1 आपने लिख दिया। अब मुझे पहले वाले का लिखना है, तो मैं ऐसे लिखूंगा 1, और 1 का अगर मान लीजिए आंसर कहां गया जी? क्वेश्चन, क्वेश्चन ऊपर ही था, नहीं क्वेश्चन इधर था। इसका आंसर बच्चे डबल एंट्री सिस्टम है। क्यों है, कैसे है, वो उसमें मैं नहीं जा रहा, बस मैं आपको लिखना सिखा रहा हूं कि आंसर डबल एंट्री सिस्टम है। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, कुछ बच्चे इसको ऐसे लिखते हैं, शायद ए था ना, हाँ ए था आंसर। अब कुछ बच्चे ऐसे लिखेंगे 1 का ए, फिर ऐसे ब्लॉक्स भी डाल देंगे, और फिर लिखेंगे डबल एंट्री सिस्टम। आप कुछ नहीं कर रहे हैं बच्चे, अपना टाइम पास कर रहे हैं बस। तो आपको लिखना कैसे है, ध्यान दीजिए। आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर नंबर 1 आपने लिख ही दिया है, आप सिर्फ यहां लिखिए 1। देखिए मैं मार्जिन के इस तरफ लिख रहा हूं,
मैं मार्जिन के लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं लिख रहा, मेरा आंसर नंबर भी कहां है, मार्जिन के इस तरफ बीच में एकदम विजिबल है, सेंटर में है। ठीक है, 1 मैंने लिखा और मैं लिखूंगा आंसर ए, काम खत्म। आप ब्रैकेट देना चाहें दीजिए, नहीं देना चाहें मत दीजिए, मैं तो कहूंगा मत ही दीजिए, डबल डबल ब्रैकेट दिखेगा। ठीक है, और जब भी आप ये एमसीक्यू लिख रहे हो तो सबसे पहले ऊपर में आपको लिखना है पार्ट, बहुत अच्छे से ए, बॉक्स बना दीजिए, फिर आप लिखेंगे आंसर 1, फिर से बॉक्स बना दीजिए, और फिर आप लिखेंगे 1 और आंसर में लिखेंगे ए, बात खत्म। और बच्चे, अगर आपको लगता है, वैसे तो आपको करना नहीं चाहिए, मैं किसी भी अनफेयर मीन्स को प्रमोट नहीं करता हूं, लेकिन आप तो बच्चे हैं, आपको कौन रोक सकता है, आप तो कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाएंगे ही। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप बच्चे आंसर मत लिखिए, वेट कीजिए, लास्ट में जब आप कॉपी देने वाले हो उस वक्त आप लिखें। ऐसे लिख के काटा मत कीजिए कि ऐसे पहले बी लिखा काट के फिर ए लिखा, ये मत करिएगा, बहुत ही बुरा इंप्रेशन छोड़ता है। हाँ, लास्ट में लिख रहे हैं तो कुछ भी करिए, क्योंकि आपकी इंप्रेशन तो बन चुकी है तब तक। ठीक है, ऐसे ही फिर मान लीजिए आप एक लाइन छोड़ के 2 लिख दीजिए, एक लाइन छोड़ के 3 लिख दीजिए, ऐसे करके आप लिख दीजिए 4 5 6, ऐसे करके आप नंबरिंग कर दीजिएगा। सपोज कीजिए 1 का आंसर ए था, अब मैं क्वेश्चन नहीं देख रहा, मैं नॉर्मली बता रहा हूं, बी का आंसर, 2 का आंसर बी था, 3 का आंसर मान लीजिए डी था, 4 का आंसर सपोज कीजिए ए था। तो ऐसे बस आपको लिखते जाना है और कुछ लिखने की जरूरत आपको नहीं है। इसी का सिर्फ आपको 2 मार्क्स, मतलब कि फ्री का नंबर बट रहा है बच्चे। क्या ये बात आप समझ रहे हैं? तो मुझे लगता है मैंने एमसीक्यू के बारे में आपको पूरा बता दिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो बच्चे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करूंगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब बच्चे मान लीजिए कि मैंने पार्ट ए कर लिया, अब मुझे करना है पार्ट बी या पार्ट सी करना है, कुछ भी करना है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी क्वेश्चन होगा आप हमेशा न्यू पेज से ही शुरू करिए। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, ऐसे तो बहुत सारे पेज लग जाएंगे हमारे। अरे 32 पेजेस मिलते हैं तुम्हें, पेपर बच गया, पेपर खाली रह गया तो क्या फायदा हुआ उससे। आप हर क्वेश्चन हमेशा क्या करें, न्यू पेज से शुरू करें। आप अगर ऐसे भी लिखेंगे ना तो भी आपका पूरा पेज कवर नहीं होगा 32 पेजेस का। कैसे, मैं बताता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू, वो 1 पेज का खिलाड़ी है, 1 पेज लगा आपको, और आपको ये लिखना है 4 ये शॉर्ट आंसर लिखने हैं। 4 शॉर्ट आंसर मतलब 4 पेज। अरे 75 वर्ड्स के लिए कितना लिखोगे, चलो सेफ साइड हम 8 पेज ले लेते हैं, कि तुमने बहुत अच्छा 1 पेज से ज्यादा लिख दिया, तो भी 8 पेज में ले लेता हूं, चलो। और लॉन्ग आंसर टाइप 3, आपने 2-2 पेज लिखे, चलो 2.5 पेज लिखे, मैं 3 पेज पकड़ लेता हूं, तो 3 3 9, तो 9 8 17 1 18, अभी भी आप कहां पहुंचे, 18 पेजेस पे ही पहुंचे। आप समझ रहे हैं? तो यही मैं कहना चाह रहा हूं आपको कि आप हर क्वेश्चन को नए पेज से शुरू कीजिए, इससे आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स बढ़ेगी। मैं देखता हूं बच्चा यहीं पे लिखा क्वेश्चन नंबर 4 लिखा, थोड़ा सा जगह बच गया कॉपी में, यहां तक आया आंसर, यहां बच्चा यहीं पे फिर क्वेश्चन 5 लिख के शुरू हो जाता। अरे क्या जरूरत है यहां पे शुरू होने की, अरे तुमने 2 ही लाइन लिखा है, आंसर 2 ही लाइन, यहीं पे खत्म हो गया, फिर भी तुम अब अगला आंसर कहां से शुरू करो, नेक्स्ट पेज से शुरू करो। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है? चलिए चलिए, तो अब हमारा आगे का डिस्कशन का मुद्दा क्या है। एमसीक्यू हमने डिस्कस कर लिया कैसे लिखना है, प्रेजेंट कैसे करना वो भी हमने डिस्कस कर लिया, मार्जिन के बारे में बात कर ली, हर क्वेश्चन को नए पेज से शुरू करना ये बात कर ली। अब सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ क्वेश्चन इन पार्ट बी एंड सी, यानी कि पार्ट बी और पार्ट सी में आप क्वेश्चंस को सिलेक्ट कैसे करेंगे, क्योंकि वहां पे आपको ऑप्शंस मिले हैं।
हो सकता है एक क्वेश्चन आपको पूरा आता हो सकता है एक क्वेश्चन आपको थोड़ा कम आता हो, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, जब आप पार्ट सी को सेलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स वाले क्वेश्चन को, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को आप सेलेक्ट कर रहे हैं, तो वहां पर आपको बताइए 5 में से 3 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, यानी कि 2 क्वेश्चन आप ऑप्शन में ले सकते हैं। तो वो 3 क्वेश्चंस आराम से एहतियात से एक बार नहीं 2 बार पढ़ के उन्हीं क्वेश्चंस को चुनिए जिनको कि आप बहुत अच्छे से फ्रेम कर सकते हैं शुरू से लेके अंत तक। आप इस भरोसे पे कभी भी कोई क्वेश्चन मत चुनिएगा कि कोई अगल बगल वाला दोस्त है वो लिख रहा होगा, हम दिखा देगा, हम लिख लेंगे। गलत बात। आप हमेशा उसी क्वेश्चन को चुनिए जिसमें कि आप कंफर्टेबल हैं, आपको पता है कि आप लिख लेंगे, आपने उसके बारे में पढ़ा है। ठीक है, एटलीस्ट आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए, तो फिर आप उन पॉइंट्स को इलैबोरेट कर सकते हैं। पक्की बात। यही सेम पैटर्न आप किस पे लगाएंगे? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को भी सिलेक्ट करते वक्त। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को भी जब आप सिलेक्ट कर रहे होंगे तो आप ध्यान में रखिएगा कि आप उन्हीं क्वेश्चंस को सिलेक्ट करें जिनमें कि आप बहुत ही क्रिस्प और ब्रीफली और बहुत ही क्लियरली उन पॉइंट्स को मेंशन कर सकें, क्योंकि बच्चे वहां पे आपको छोटा ही लिखना है। लॉन्ग आंसर टाइप में तो फिर भी आप कुछ बढ़ा चढ़ा के कहानी वगैरह थोड़ा लंबा फैल जाएंगे, लेट जाएंगे, लेकिन शॉर्ट आंसर में आपको लेटने का मौका नहीं मिलेगा, वहां टू द पॉइंट बात करनी होगी आपको। और एमसीक्यू तो एमसीक्यू ही है। ठीक है, तो आप किसी भी स्ट्रीम के हो, आप इन चीजों के मद्देनजर अपने क्वेश्चंस को सेलेक्ट करें। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया कि पार्ट बी या पार्ट सी से, मैं कहूंगा पार्ट बी से, सॉरी पार्ट सी से ही शुरू करें, पार्ट बी से शुरू ना करें। मेरा राय है कि आप पार्ट सी से शुरू करें, पार्ट बी से शुरू ना करें, क्योंकि आप मैक्सिमम मार्क्स वाले क्वेश्चन को पहले कर लें। चलिए अब ये बड़ा अच्छा चीज है, ये पॉइंट बड़ा अच्छा है। सपोज कीजिए कि आपने पार्ट बी और पार्ट सी लिखना है। ठीक है, अब मैं मानता हूं कि पार्ट सी आपने लिखना शुरू किया, तो आपने हेडिंग कैसे डाला? यहां पे आपने हेडिंग डाला पार्ट सी। ठीक है, अब अगर मैं क्वेश्चन को देखूं तो क्वेश्चन में पार्ट सी शुरू हो रहा है बच्चे, पार्ट सी शुरू हो रहा है 8 से। तो 8, 9, 10, 11 एंड 12, ये 5 क्वेश्चन में से कोई 3 क्वेश्चन आपने सेलेक्ट किए। अब ये क्योंकि अकाउंट्स का पेपर है तो मैं मान के चलता हूं कि आपने ज्यादा स्कोर करने के लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए हैं। 2 प्रैक्टिकल सेलेक्ट किए और सपोज कीजिए एक हायर परचेज वाला सेलेक्ट कर लिया, या फिर कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप ले लीजिए, आपने सेलेक्ट कर लिया। और आपको ये 2 क्वेश्चंस तो प्रैक्टिकल के आते हैं, लेकिन इन तीनों में से ये थोड़ा बहुत आता है, बाकी ये दोनों का आपको कोई आइडिया नहीं है। तो आपने इस क्वेश्चन को 9 को सेलेक्ट कर लिया कि ये हम लिखेंगे। तो अब कुछ बच्चे क्या करते हैं जरा समझिए, वो पहले क्वेश्चन आंसर नंबर 11 आपने पूरा क्वेश्चन बना लिया, समझिए ये पेज पूरा भर गया। तो अब आपको आंसर नंबर 12 कहां करना है? यहां पर करना है नेक्स्ट पेज से। तो अब आपको दोबारा फिर से यहां पर पार्ट सी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको दोबारा से पार्ट सी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका पार्ट सी हेडिंग डला हुआ है और उसी कंटिन्यूएशन में आप चल रहे हैं। ये भी पेज भर गया। अब आपको लगता है कि वो जो थ्योरी वाला क्वेश्चन आपने चुना था, ये जो थियरी वाला क्वेश्चन आपने चुना था हायर परचेज वाला, ये आपको आता तो है लेकिन बहुत अच्छे से नहीं आता है, तो बाद में टाइम निकाल के आराम से सोच के लिख लेंगे। अब बच्चे यहीं पे ये गलती कर जाते हैं, वो क्या करते हैं कि अब सीधा वो क्या करते हैं कि अब यहां पर वो फिर पार्ट
बी लिख के शॉर्ट आंसर करना शुरू कर देते हैं, जबकि ये गलत है। आपको एक सेक्शन के सारे क्वेश्चंस एक ही जगह करने हैं। यानी कि अगर आपने पार्ट सी को शुरू किया है और उसके 3 क्वेश्चंस, कोई भी 3 क्वेश्चंस आप ले लें, किसी भी सीरीज में करें, कोई पहले करे कोई बाद में करे, लेकिन करने आपको एक ही जगह है, ताकि एग्जामिनर को ये बार बार दिक्कत ना आए। बच्चे वो इरिटेट हो जाएगा, मतलब हो जाएंगे। आप समझिए, एक कॉपी चेकर को टारगेट मिला हुआ होता है कि एक दिन में इतनी कॉपीज चेक करनी है। सपोज कीजिए एक कॉपी चेकर को मिला हुआ है कि आपको पूरे दिन भर में आज 100 कॉपी चेक करनी है, तो कितनी कॉपीज को अच्छे से चेक कर पाएंगे आप ये जरा समझिए। और कितनी बार आगे पीछे पलट पलट के चेक करेंगे, आपको वो इरिटेट हो जाएंगे, आपका नंबर काट लेंगे। तो आपको उनको इरिटेट नहीं करना है, आपको उनको खुश करना है। ठीक है, चलिए। तो इसीलिए बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा कि आपको कोई भी क्वेश्चन करना है एक ही जगह पे करना है। अब आपको 11 आता था, आपने कर दिया, 12 आता था, आपने कर दिया, बट 9 आपको नहीं आता है। तो बच्चे ध्यान दीजिए, पार्ट बी मत शुरू कीजिए अभी। 9 के लिए प्रॉपर आपको जो लगता है कि मुझे 2 पेज लगेंगे या 3 पेज लग जाएंगे, आप उतना जगह छोड़ के आगे बढ़ जाइए। ठीक है, और जब आपको लगे कि अब आप लिखने के लिए तैयार हैं, तो वापस आइए और उन पेजेस में लिख दीजिए। अब यहां पर बच्चों का एक डाउट आता है कि सर मान लीजिए हमने 3 पेज छोड़ा था, आंसर लिखा 2 ही पेज में हो गया, अब 1 पेज खाली रह गया, अब क्या करें? अरे कुछ मत करो, खाली छोड़ दो। सर तो कॉपी चेकर तो वहीं रुक जाएगा, आगे का हमारा आंसर चेक ही नहीं करेगा। अरे कॉपी चेकर तुमसे ज्यादा समझदार होता है। वो जब भी किसी कॉपी को उठाते हैं ना, तो सबसे पहले ऐसे देखते हैं कि कितने पेजेस हैं, और आपने लिखा है चाहे नहीं लिखा है, उनको क्लियर इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि उनको लास्ट पेज तक जाना ही है। और जो भी पेज खाली होते हैं उनको ये ऐसे क्रॉस कर देते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। वो 32 पेज तक जाते हैं आपके। आप ये मत समझिए कि आपने 2 पेज लिखा तो वो 2 ही पेज तक चेक करेंगे, आगे बढ़ेंगे ही नहीं। नहीं, वो इस उम्मीद में आगे जाते रहते हैं कि कहीं इस बच्चे ने आगे कुछ तो लिख दिया होगा, तो वो आपके 32 पेज तक जाएंगे, और सारे पेज अगर खाली होंगे तो वो सब पे क्रॉस करते हुए जाएंगे, ताकि बाद में किसी तरह की कोई भी अनफेयर मीन्स का प्रैक्टिस ना हो पाए। ठीक है ना? तो आप इसके लिए नहीं घबराएं कि पेपर छूटा, वो पेज छूट गया है तो कुछ दिक्कत हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं होती बच्चे, बिंदास पेज छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। अब कुछ बच्चों को मैंने देखा है कि यहां पर जब वो पेज में जगह छोड़ते हैं तो वो ना पीटीओ लिख देते हैं नीचे में। बड़े तेजस्वी लोग होते हैं वो, बड़े होशियार। वो सोचते हैं कि एग्जामिनर को पता ही नहीं है कि आगे पेज पलटना है, और वो पीटीओ वर्ड का यूज कर देते हैं। तो पीटीओ लिखते ना आप, प्लीज टर्न ओवर। यहां ऐसे नीचे में, यहां पे ऐसे पीटीओ, प्लीज टर्न ओवर। अरे भले ही आपने प्लीज लिखा है, बट कॉपी चेकर इसको एक इंस्ट्रक्शंस की तरह ले लेते हैं। वो कहते हैं बच्चा हमें इंस्ट्रक्शन देगा, इतना होशियार हो गया है ये, हम तो खुद ही अपने फील्ड के महारथी हैं, आपको उनको इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं है। ये सब कांड मत करके आइएगा आंसर शीट पे, ये सब नहीं लिखा जाता है। ठीक है, ये सब बिल्कुल भी नहीं लिखना है आपको। आपके बिना लिखे ही कॉपी चेकर सारी कॉपी को चेक करेंगे, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, तो इसीलिए बच्चों आपको इन चीजों पे ध्यान नहीं देना है, आपको ये चीजें नहीं करनी है। आगे बढ़ता हूं मैं। हालांकि ये एक पॉइंट भी था आपका कवर हो गया, ये 17 नंबर पॉइंट आपका कवर हो गया, तो ये भी हमने कवर कर लिया। ये हमने कवर कर रखा था ऑलरेडी। डू नॉट ड्रॉ मार्जिन ऑन द राइट साइड ऑफ द आंसर शीट। राइट साइड ऑफ द आंसर शीट पे आपको मार्जिन ड्रॉ नहीं करने हैं, मैंने बता दिया क्यों। क्योंकि ये गलत इंप्रेशन देता है, आपको लगता है कि हम इससे ज्यादा पेजेस भर देंगे, जबकि कॉपी चेकर समझ रहा है कि बच्चे के पास कंटेंट की कमी है, इसीलिए वो ये कांड कर रहा है। तो आपको ऐसा कांड नहीं करना है। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
बड़े सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर हैंड राइटिंग का क्या रोल है हमारे एग्जाम में। तो यही बात मैंने जेपी सर से भी पूछी कि सर हमारे टाइम पे जब एग्जाम होता था तो हैंड राइटिंग का तो बहुत रोल था, आपके टाइम पे क्या था? तो सर तो बहुत पहले के पास आउट हैं बीएचयू के, तो सर ने कहा हमारे टाइम पे भी हैंड राइटिंग का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल था। मैंने पूछा सर आज के कंटेक्स्ट में आप बताइए कि सीबीसीएस के बच्चों के लिए हैंड राइटिंग का क्या रोल है। तो उन्होंने बताया कि हैंड राइटिंग का रोल आज भी वही है जो पहले था, यानी कि आज भी अगर आप सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे हैंड राइटिंग वाले बच्चे हैं तो आपको अच्छे अच्छे नंबर मिलेंगे। नो डाउट आपका कंटेंट भी सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, आपने जाके धुरंधर मूवी की कहानी लिख दी फिल्म में तो आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला है बच्चे। हाँ, आपका कंटेंट अच्छा है, दूसरे बच्चे का भी कंटेंट अच्छा है, लेकिन आपकी हैंडराइटिंग दूसरे वाले से ज्यादा अच्छी है तो ऑब्वियसली आपको थोड़े से ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, बेनिफिट मिलेगा। बच्चे हैंडराइटिंग का बेनिफिट है। अब जिन बच्चों की हैंडराइटिंग खराब है वो सोच रहे होंगे सर ये तो हमारे साथ नाइंसाफी है। बिल्कुल है, तो थोड़ी सी मेहनत करो, हैंडराइटिंग ठीक करो, वरना हमारी तरह थ्योरी में थोड़ा सा कम नंबर लो और प्रैक्टिकल में भर के नंबर लो। ठीक है, तो इसीलिए बच्चे आपको हैंडराइटिंग को थोड़ा सा अच्छा रखना है। थोड़ा सा अच्छा रखने का मतलब मैं बोलता हूं हमेशा कि हैंडराइटिंग आपकी लेजिबल होनी चाहिए। लेजिबल का मतलब होता है बच्चे कि ऐसा हो कि कॉपी चेकर जब उनको पढ़ना चाहे तो वो पढ़ पाए। बहुत सुंदर नहीं है, कैलीग्राफिक होना जरूरी आपको नहीं है इसके लिए, बट स्टिल आपने इस तरह से लिखा है कि जब कॉपी चेकर पढ़ रहे हो तो उनको प्रॉपरली समझ में आ जाए कि आपने ए लिखा है कि क्या लिखा है। ठीक है ना, वो आपके वर्ड और सेंटेंसेस को अच्छे से पढ़ पाए। अगर आप लेजिबल फॉर्म में लिखते हैं तो आपको नंबर अच्छे ही मिलेंगे, बहुत सुंदर लिखते हैं तो आपको नंबर और भी अच्छे मिलेंगे। लेकिन अगर आप बहुत गंदा लिख देते हैं, बार बार हर जगह कटिंग कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कट कर करके लिख रहे हैं, तो आपको बहुत गलत नंबर मिलेंगे। और एक बात ध्यान रखिए, जैसे कि मान लीजिए कि आपने कुछ ऐसा लिख दिया जो आपको वर्ड नहीं लिखना था, आपको दूसरा वर्ड लिखना था। अब कुछ बच्चे होते हैं उसको ऐसा काट देते हैं, ऐसे 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 काट लेते हैं। अरे ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी कॉपी को ही गंदा कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको सपोज कीजिए कि ये एग्जाम वर्ड नहीं लिखना था बट फिर भी आपने लिख दिया गलती से, अब आप इसको काटना चाहते हैं तो सिंपल ऐसे खत्म कहानी, बस हो गया। आगे अगला वर्ड लिख दीजिए आप, कॉपी चेकर समझ जाएंगे कि ये एग्जाम वर्ड हमें नहीं देखना है। गंदा करने की जरूरत नहीं है आपको कॉपी को। ठीक है, चलिए ये पॉइंट कवर हो गया है। उम्मीद करता हूं आपको अब इस पॉइंट में दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको हैंडराइटिंग अपनी कैसी रखनी है? अव्वल तो लेजिबल रखनी है, दूसरी कोशिश करनी है कि अच्छी हो जाए, और तीसरी जिनका हैंडराइटिंग अच्छा है और कंटेंट भी अच्छा है उनको नो डाउट बेनिफिट मिलता है, आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। तो रोल ऑफ हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ मीडियम ऑफ राइटिंग आंसर इन इंग्लिश, सॉरी इन एग्जाम। मीडियम से मतलब है बच्चे कि आप पेपर इंग्लिश में लिख रहे हैं कि हिंदी में लिख रहे हैं। अब देखिए दोनों का अपना अपना वैल्यू है। मैं इस पे एक बात बोलूंगा जिससे कि मैं चाहूंगा कि दोनों ही बच्चे जो हों, इंग्लिश मीडियम के या हिंदी मीडियम के, बड़े ही आराम से सुने और समझे, और ये ना समझे कि मैं किसी भी लैंग्वेज को इंसल्ट कर रहा हूं। नहीं, ऐसी मेरी कोई भी मंशा नहीं है। आपको बहुत आराम से इस बात को समझना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब मैं एग्जाम दे रहा था, मैं 2007-2010 बैच का ग्रेजुएट हूं, तो मेरे साथ ये हुआ था कि मैंने इंग्लिश में लिखा था और कुछ बच्चों ने हिंदी में लिखा था। तो इंग्लिश वाले बच्चों को कंपैरेटिवली कम मार्क्स आए थे, हिंदी वाले बच्चों को कंपैरेटिवली ज्यादा मार्क्स आए थे, भले ही उन्होंने उतना अच्छा पेपर नहीं लिखा था। मैंने पूछा सर से कि सर आपके टाइम पे क्या हुआ था, तो सर ने भी यही बात बताई, क्योंकि सर भी इंग्लिश में लिखते थे, मैं भी इंग्लिश में लिखता था। फिर मैंने पूछा सर आज क्या सिस्टम चल रहा है। आज अगर मैं बात करूं, क्योंकि अब तो पेपर पैटर्न बदल गया है, हमारे टाइम पे तो ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते नहीं थे। हमारे टाइम पे सीधा 10 क्वेश्चंस होते थे, जिसमें से कि क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू होता था या फिल इन द ब्लैंक्स होता था, एंड रिमेनिंग 9 क्वेश्चंस में से आपको एनी 4 क्वेश्चन सेलेक्ट करने होते थे, और इन टोटल आपको 100 मार्क्स का पेपर लिखना होता था। यानी कि आपके 200 मार्क्स के क्वेश्चन के पेपर आते थे, हर क्वेश्चन 20 मार्क का, और आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता था, एंड रिमेनिंग 9 में से कोई 4 क्वेश्चंस आपको सेलेक्ट करके लिखने होते थे। मैंने भी उसी पैटर्न पे दिया है, जेपी सर ने भी उसी पैटर्न पे दिया है।
तो जब हमने बात किया जेपी सर से, तो जेपी सर ने बताया कि देखो आज जो चल रहा है ना बच्चे, वो रोहित, वो ये चल रहा है कि आजकल जो है वो हमारे एजुकेशन सिस्टम में इंग्लिश को बहुत फोकस दिया जा रहा है। ध्यान दीजिए, मैं हिंदी वाले बच्चों को डिस्करेज नहीं कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि आपको कम नंबर मिलेगा, लेकिन इंग्लिश वाले बच्चों के लिए सर ने कहा है कि उनके लिए एक एडेड बेनिफिट है कि अगर वो इंग्लिश में पेपर लिख रहे हैं तो नो डाउट उनके लिए एक एडेड बेनिफिट है। ठीक है, तो बेनिफिट कितना है वो डिपेंड करता है आपके कंटेंट पे। अगर हिंदी वाले ने हिंदी में ही लिखा है और हिंदी वाले ने हिंदी में अपने कंटेंट को बहुत अच्छा लिखा है तो उसको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। ऐसा थोड़ा ना कि सिर्फ हिंदी में लिखने की वजह से आपको कम नंबर मिलेंगे। ठीक है, और इंग्लिश वाले ने इंग्लिश में लिखा है बट कंटेंट में कमी है, तो ऐसा थोड़ा ना कि आपको ज्यादा नंबर मिल जाएंगे। तो दोनों अपने अपने जगह सही है, बट हाँ सर ने बिल्कुल बताया कि थोड़ा सा बेनिफिट है इंग्लिश मीडियम को। चलिए ये पॉइंट हमने कवर कर लिया है। Now, how much to write for a question with respect to marks assigned to it and time management during the exam? तो ध्यान रखिए, ये तो हमने बता ही दिया आपको वर्ड्स काउंट में, ये हमने ऑलरेडी कवर कर दिया है। और टाइम मैनेजमेंट आपको थोड़ा सा एग्जाम में करना है। टाइम मैनेजमेंट इस तरह से करना है कि सबसे पहले तो अव्वल आपके पास अगर घड़ी है तो आप घड़ी लेके जाएं, घड़ी पहन के जाएं। नहीं है तो कम से कम जो भी इन्विजिलेटर सर या मैडम आपकी क्लास में घूम रही हैं, आप उनसे टाइम टू टाइम, अब ये नहीं कि अब हर 2 मिनट पे टाइम पूछ रहे हैं, जब आपको लगे कि 1-2 क्वेश्चंस आपने लिख लिए तो एक बार टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखिए, टाइम क्या हो रहा है, कितना टाइम बचा है, क्योंकि उसी टाइम के हिसाब से आपको पेपर्स को कंप्लीट करना है। हालांकि 70 मार्क्स का पेपर 3 घंटे में बहुत ज्यादा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बहुत आराम से लिख सकते हैं। इनफैक्ट आप बहुत पहले लिख सकते हैं, अगर आपने प्रॉपरली पढ़ा और आप प्रॉपरली अपने से खुद से धड़ाधड़ लिख रहे हैं तो बहुत जल्दी, हार्डली आप 1.5 घंटे से 2 घंटा भी मैं बोलूंगा बहुत है आपके लिए लिखने के लिए। लेकिन आप फिर भी टाइम को मैनेज करें और फिर आराम से कंप्लीट करें। ठीक है, नाउ राइटिंग द पॉइंट्स फर्स्ट एंड हाईलाइटिंग द कीवर्ड्स इन द आंसर। अब ध्यान रखिए बच्चों, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये खास करके उन बच्चों के लिए है जिनकी की हैंड राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ होती है। वो कैसे ज्यादा मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं थोड़ी खराब हैंडराइटिंग के साथ भी, ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं। पहले इस पॉइंट को जरा समझ लीजिए कि आपको कीवर्ड्स हाईलाइट करने हैं, यानी कि आंसर जब भी आप लिख रहे होते हैं तो हर आंसर में आप कुछ भी लिखते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, जो भी क्वेश्चन आया है तो कुछ ना कुछ कीवर्ड्स आते हैं। कीवर्ड समझते हैं ना, कि जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, तो इसको आपको हाईलाइट करना है। आप हाईलाइट कैसे करेंगे, तो आप जिस पेन से लिख रहे हैं उसी पेन से अंडरलाइन कर देंगे। ध्यान दीजिए, अगर आप ब्लू पेन से लिख रहे हैं तो ब्लू पेन से ही अंडरलाइन कर दीजिए। अब उसके लिए आपको ब्लैक पेन उठा के या फिर पेंसिल उठा के या हाइलाइटर उठा के हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। बच्चे कभी भी एग्जाम में 2 कलर के पेन तो कभी भी गलती से यूज मत कीजिए। एक तो बच्चे ग्रीन और दूसरा रेड, ये दोनों कलर बिल्कुल ही स्टूडेंट के लिए वर्जित है। आपको तो ये एग्जाम में कभी भी नहीं करना चाहिए। नोट मेकिंग के लिए आप करिए, अपनी पर्सनल पढ़ाई के लिए आप करिए, लेकिन एग्जाम हॉल में आंसर शीट पे ये 2 कलर्स आपके नहीं चलने चाहिए। ठीक है, ये आपके लिए बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। रेस्ट्रिक्टेड नहीं कहूंगा मैं, प्रोहिबिटेड है, गलती से भी यूज मत करिएगा। अब बचा ये कि बड़े सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर हम ब्लू से लिखें कि ब्लैक से लिखें। किसी से भी लिखो, लेकिन लिखो, और जिससे लिखो सिर्फ उसी कलर से लिखो। यानी कि अगर आपने ब्लू से लिखना शुरू किया तो सिर्फ ब्लू से लिखिए, ब्लैक से लिखना शुरू किया तो सिर्फ ब्लैक से लिखिए। हालांकि मैं आपसे कहूंगा कि आप ब्लू को ही प्रेफर करें, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम्स वगैरह में यूजी हो चाहे पीजी हो, ब्लू कलर्स ही चलते हैं और आपको ब्लू कलर ही लिखना चाहिए। तो मेरा सजेशन है कि आप ब्लू ही लिखें, ब्लैक को अवॉइड करें। तो आप सिर्फ और सिर्फ ब्लू कलर का पेन ही लेके जाएं, ना आप साथ में पेंसिल लेके जाएं और ना ही आप साथ में कोई और कलर का पेन लेके जाएं। आप ब्लू कलर के पेन 2-3 ले जाइए, क्या दिक्कत है, और रिफिल्स वगैरह भी रखिए साथ में। ठीक है, अब ये आप कैसे करेंगे, पॉइंट पहले लिखेंगे और हाईलाइट कैसे करेंगे, तो ये जरा आप प्रैक्टिकली समझिए, मैं आपको समझाता हूं। इसलिए मैंने उधर आंसर ड्राफ्ट कर रखा है, जिससे कि मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता चलूं। अब जैसे कि मान लीजिए ये एक आंसर है आपके पास,
आंसर नंबर 8 है। तो आंसर नंबर 8 है तो फिर पहले ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। चलिए, क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डिस्कस इट्स बेसिक प्रिंसिपल्स। अब जरा आंसर लिखने का तरीका सीखिए बच्चे, कि आपको कैसे, चाहे आप यूजी में हो चाहे आप पीजी में हो, आपको आंसर कैसे ड्राफ्ट करना है, किस तरह से आपके आंसर में एक प्रोफेशनलिज्म झलकनी चाहिए, कि इस तरह से आप लिखें कि कॉपी चेकर इस पेपर को देख के, आपके आंसर शीट को देख के कहे कि यही वो पेपर है जिसे मैं बेंचमार्क बनाना चाहता हूं, इसको मैं जितने नंबर दूंगा अब अगले बच्चे को इससे ज्यादा नहीं दूंगा। और अगर आपकी कॉपी बेंचमार्क की तरह सेट हो गई तो फिर आपको बहुत मार्क्स मिलेंगे बच्चे, और फिर जितने भी कॉपी चेक होंगे वो आपसे कम ही नंबर जाएंगे उनके। तो आपको ये कैसे करना है जरा समझिए। क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डिस्कस इट्स बेसिक प्रिंसिपल्स। चलिए अब देखिए जरा मैंने आंसर कैसे ड्राफ्ट किया। मैं अगर एक स्टूडेंट हूं तो मैंने कैसे ड्राफ्ट किया, मैं एज अ स्टूडेंट ही कर रहा हूं। अब क्योंकि मुझे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करनी है तो मैं सीधा फाइनेंशियल अकाउंटिंग से नहीं शुरू कर रहा हूं। नो डाउट मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे ही आऊंगा, लेकिन मैं पहले बताऊंगा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, इज अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे पहले तो मुझे थोड़ा सा अकाउंटिंग के बारे में कुछ तो बताना चाहिए कि अकाउंटिंग क्या है। ठीक है, तो इसलिए मैंने सबसे पहले क्या किया, छोटा सा अकाउंटिंग का डेफिनेशन लिख दिया। और ये किसका डेफिनेशन है वो मैंने बड़े अच्छे से इन्वर्टेड कॉमा में डाल के और अंडरलाइन कर दिया। अब जैसे ही कॉपी चेक कर ये अंडरलाइन देखेंगे ना, द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, वो कहेंगे बच्चा जानता है। ध्यान रखिए, मैंने बोला आपको कि आपको उनके माइंड से खेलना है। वो आपसे कभी मिले नहीं है कॉपी चेकर, वो आपकी पर्सनालिटी को, आपके नॉलेज को, आपको इमेजिन करेंगे सिर्फ और सिर्फ आपके वर्ड से जो आपने इस आंसर शीट पे लिख दिया है। तो इसीलिए बच्चों आपको इस तरीके से लिखना है कि जब कॉपी चेकर आपकी कॉपी को देखे तो कहे क्या ये बच्चा कैसा दिखता होगा, कितना अच्छा कितना नॉलेजेबल बच्चा है ये। आपको उस तरीके से पेपर को लिखना है। तो ध्यान रखिए, मैंने सबसे पहले थोड़ा सा अकाउंटिंग के बारे में बता दिया और ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स को मैंने अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, अब यही मैं कह रहा था कि आपको प्रेजेंटेशन ऐसे रखनी है। अब क्योंकि अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पता है तो आप जरूर ऐसे कर दें। अब मैंने क्या किया कि मैंने बताया कि ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, और इस ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में मैंने सब कुछ लिखा है। और ध्यान दीजिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को मैंने अंडरलाइन कर दिया है, क्योंकि मुझे चर्चा किस पे करनी है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे ही करनी है। आप देख रहे हैं प्रेजेंटेशन, समझ रहे हैं आप इस बात को। चलिए, अब जैसे ही मैंने इसको हाईलाइट कर दिया कि अकाउंटिंग क्या है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग में, तो अब मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात कर रहा हूं। और आप ध्यान दीजिए, मैं एक ही कलर से लिख रहा हूं और मैं प्रॉपर स्पेसिंग लेके अंडरलाइन करके लिख रहा हूं। फिर बड़े सारे बच्चे कहते हैं कि सर क्या हम बुलेट्स में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो। सर हम क्या ऐसे तीर मार के लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो। सर हम क्या ऐसे गोला मार के लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो। सर हम क्या ऐसे करके लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो। जो चाहे कर लो, लेकिन लिखो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे भाई, लिखो, बस अच्छे से लिखो, जैसे लिखना है लिखो, लेकिन लिखो। बिल्कुल सर ने कहा है कि आप बुलेट्स में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग को ही मैंने पहले अंडरलाइन कर दिया क्योंकि मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूं ना। फिर इज द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। अब ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग जैसे मैंने लिखा, इसका मतलब है कि अकाउंटिंग और यहां जो ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग मैंने दिखाया है, ये पूरा पर्पस मेरा क्या हो गया, अचीव्ड हो गया। यानी कि अब कॉपी चेकर को समझ में आ गया कि बच्चा फालतू की बातें नहीं कर रहा था, इसने पहले माहौल बनाया कि अकाउंटिंग क्या है, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, और फिर ये डेफिनेशन में लिख रहा है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें कि रिकॉर्डिंग की जाती है, समराइजिंग की जाती है, रिपोर्टिंग की जाती है बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। देखिए कीवर्ड्स है, मैंने अंडरलाइन कर दिया है। अब देखिए जो जो कीवर्ड्स आ रहे हैं मैं उनको अंडरलाइन करता जा रहा हूं।
फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग को स्टैंडर्डाइज सेट ऑफ रूल्स फॉलो करते हैं जो कि कंसिस्टेंट, रिलायबल एंड कंपेरेबल अक्रॉस द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। दीज रूल्स आर कॉमनली नोन एज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये सब मैंने बता दिया है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को मैंने अंडरलाइन कर दिया है। अब कॉपी चेकर कहेगा बच्चा AICPA भी जानता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी जानता है। बच्चे जितना ज्ञान आपके दिमाग में है उसको अच्छे से प्रेजेंट खाली कर दीजिए ना, देखिए नंबर इतना भर के मिलेगा ना आपको कि आप खुश हो जाएंगे। और अब देखिए जरा, बिलो मेंशन्ड आर सम ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो मैंने फिर आराम से पॉइंट्स लिख के और उसको थोड़ा 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 इलेबोरेट कर दिया और मैंने ये 150 से 250 के बीच में आंसर को कंक्लूड कर दिया। बताइए जरा, क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? चलिए, तो इस तरह से बच्चे ध्यान रखिएगा, पहले पॉइंट्स लिख दिए मैंने, फिर कीवर्ड्स को हाईलाइट कर दिया। इससे मेरा आंसर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो गया। अगर मेरी हैंडराइटिंग सुंदर है, अव्वल तो अगर मेरी हैंडराइटिंग सुंदर है और मैंने इस तरह से लिखा है तो मैं तो समझो मतलब कि मैंने तो गेम जीत ही लिया है, अब कोई मुझे हरा ही नहीं सकता है, बशर्ते कि कंटेंट आपका सही है। लेकिन अगर मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी खराब है फिर भी मैं इस तरह से प्रॉपर स्पेसिंग लेके लिख रहा हूं, तो बच्चे मैंने अपनी खराब हैंडराइटिंग को भी अपने कंटेंट के साथ अपने बेनिफिट के लिए यूज कर लिया। यानी कि मैंने अपने ड्रॉबैक को कहीं ना कहीं अपना USP बना लिया। ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ ग्राफ्स ऑन द बेसिस ऑफ इमेजिनरी बट प्रैक्टिकल डेटा। मान लीजिए आप इकोनॉमिक्स वगैरह का पेपर दे रहे हैं या कोई भी ऐसा पेपर दे रहे हैं जिसमें कि ग्राफ्स वगैरह बन सकते हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आया थ्योरी में, शॉर्ट आंसर टाइप में या फिर लॉन्ग आंसर टाइप में, जिसमें कि कोई ग्राफ वगैरह बनाने का स्कोप है बच्चे, तो उस स्कोप को बिल्कुल यूज करिए। खास करके इकोनॉमिक्स के पेपर में जो भी इको ऑनर्स कर रहे हो या फिर अकाउंट्स में भी इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ना होता है, आप बच्चे ये गलती कभी ना करें कि आपको लगता है कि इसमें ग्राफ बन सकता है और आप ग्राफ ना बनाएं। उसने नहीं भी बोला तो भी आप बना के आइए, खुद से इमेजिन कर लीजिए कुछ डेटा आपने जो पढ़ रखा है, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल डेटा लीजिए। जैसे कि सपोज कीजिए एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा, व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड एंड व्हाट आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। अब आपको लॉन्ग आंसर में दे दिया है, आपके पास कंटेंट थोड़ा कम है, आता है बट कंटेंट थोड़ा कम है, तो डिमांड आपने बताया, अब थोड़ा सा एक डिमांड शेड्यूल बना दीजिए। थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए, खुद ही कुछ प्राइस क्वांटिटी इमेजिन कर लीजिए कि प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड घट रहा है, या प्राइस घट रहा है तो डिमांड बढ़ रहा है। कोई भी एक फिनोमेना ले लीजिए आप। सपोज कीजिए मैं कहता हूं 2 है, 4 है, क्वांटिटी 10 थी, 8 हो गई। अब इसको ग्राफिकली आप बना दीजिए, देखिए आपको कैसे नंबर मिलता है, बढ़ के नंबर मिलेगा बच्चे। तो अगर ग्राफ्स वगैरह बन सकते हैं तो बिल्कुल बनाइए, और प्रैक्टिकल डेटा लेके बनाइए। ये नहीं कि कुछ भी उठ पटांग डेटा ले लिया, ऐसा नहीं बच्चे, ऐसा नहीं। थोड़ा प्रैक्टिकल डेटा लेके बनाइएगा, ठीक है। पिक्टोरियल या फिर बर्ड्स आई प्रेजेंटेशन, ये जो अभी मैंने आपको दिखाया था ना, ये जो अभी मैंने आपको दिखाया था, इसी को बर्ड्स आई या फिर पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन का मतलब मैं कोई आपको पिकासो बन के पेंटिंग करने के लिए नहीं कह रहा, वहां पे वो पेंटिंग का एग्जाम नहीं देने आए हैं आप। इसी को आप अच्छे से प्रेजेंट करें और इसी को आप बर्ड्स आई व्यू बना दे कि क्वेश्चन में अगर एग्जामिनर देखे तो आपको पॉइंट्स देख के ही वो समझ जाए कि आगे बच्चे ने तो लिख ही दिया होगा। अब जैसे कि देखिए, ये बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल है, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल है, तो इससे आप क्या करें कि ये कंटेंट लिखने से पहले आप ये 7 प्रिंसिपल जो मैंने यहां लिखे हैं, इनको बस पहले बुलेट्स में 7 प्रिंसिपल लिख दें और उसके बाद एक एक करके प्रिंसिपल्स को लिख के और फिर उसको एक्सप्लेन करने लगे। इससे क्या होगा कि जैसे ही कॉपी चेकर आपके बुलेट्स को ही पढ़ लेगा तो वो कहेगा कि ये 7 प्रिंसिपल तो इसने सही लिखे हैं, तो आगे बच्चे ने एक्सप्लेन भी किया होगा और इसी बेसिस पे वो आपको अच्छे नंबर देते हुए निकल जाएंगे आगे, भले ही आपके कंटेंट में थोड़ी सी क्या हो, कमी हो। हालांकि कमी रखिएगा मत, बट स्टिल मैं कह रहा हूं
कि ये एक तरह का माइंड गेम है बच्चे, जो आपको अच्छे से खेलना है। ठीक है, चलिए नाउ कलर कॉम्बिनेशन ऑफ पेन एंड पेंसिल, इस पे मैंने डिस्कस कर ही दिया है कि पेंसिल आपको नहीं यूज करना है, पेन आपको यूज करना है सिर्फ और सिर्फ क्या, ब्लू, ब्लैक नहीं यूज करना है। रेड और ग्रीन तो आपके लिए प्रोहिबिटेड है, आप यूज कर ही नहीं सकते हैं, आपको करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो एक ही कलर के पेन से आप लिखेंगे, उसी से अंडरलाइन करेंगे, उसी से अकाउंट्स में अगर कोई अकाउंट बना रहे हैं, फॉर्मेट बना रहे हैं तो उसी से बनाएंगे, बैलेंस शीट बना रहे हैं उसी एक कलर से बनाएंगे। ठीक है, फिर बच्चे यूज ऑफ स्केल, कैलकुलेटर एटसेट्रा। मुझे आज बड़ी अचंभा हुई एग्जाम में जब मैंने देखा कि अकाउंट्स के बच्चे अकाउंट्स का एग्जाम देने आए हैं सेमेस्टर 1 के बच्चे, और उनके पास स्केल नहीं है बच्चे, वो स्केल मांग रहे थे दूसरे से। क्या फायदा तुम्हारा अकाउंट्स पढ़ने का जब तुम्हारे पास स्केल नहीं है? क्या सोच के आए थे कि सिर्फ थ्योरी मिलेगा और थ्योरी लिखेंगे? क्या आपको यह पता नहीं था कि कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आएंगे और आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे, और अगर आप बनाएंगे तो फिर टेढ़ा मेढ़ा लाइन खींचेंगे। जब आपके पास चीजें हैं तो लेके आइए ना। तो आपको स्केल लेके जाना है अकाउंट्स के एग्जाम में, कैलकुलेटर आपको अलाउड है, क्यों नहीं लेके जा रहे थे आप? वैसे अलाउड है कि नहीं आप कंफर्म कर लीजिएगा, बट अगर अलाउड है तो लेके जाइएगा, नहीं अलाउड है तो छोड़ के जाइएगा, बट अगर अलाउड है तो आपको लेके जाना चाहिए। ठीक है ना? और एक बच्चे ध्यान रखिए मेरी तरफ से, आप लोग ये जिसको कि हम लोग इरेजर बोलते हैं, इरेजर एज इन व्हाइटनर वाला इरेजर, कि आपने अगर कॉपी में ओएमआर शीट वगैरह भरने में कुछ गलती कर दी है तो आप लोग बड़े परेशान रहते हैं, हम इन्विजिलेटर्स को बड़े परेशान करते हैं कि सर व्हाइटनर चाहिए, व्हाइटनर चाहिए। अरे लेके आओ ना यार खुद का, तो पता है गलती करोगे, इंसान है हम तो गलती करेंगे ही। मैं कितना भी आपको समझा दूं फिर भी आप गलती करेंगे। मैंने क्लास में आज चिल्ला चिल्ला के एक एक पॉइंट फिर से समझाया सबको कि ऐसे भरना है, फिर भी गलतियां की सबने। तो अब क्या करें, बच्चे हैं गलती करेंगे ही। तो आप गलती कर रहे हैं तो आपको ये भी तो हो कि भाई गलती हो ही जाएगी, तो एक लेके चलते हैं व्हाइटनर। तो आज ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो कल प्लीज व्हाइटनर जरूर लेके आए आप अपना, ताकि आप परेशान ना हो क्लास में। ये मैं लास्ट में बताता हूं, ट्राई नॉट टू यूज एनी अनफेयर प्रैक्टिसेस इन एग्जाम। यानी कि आप बिल्कुल ये कोशिश नहीं, आप ये कसम खाएं कि हम किसी भी तरह का अनफेयर मींस प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अनफेयर मींस बच्चे किसी भी तरह की चोरी, चाहे वो मोबाइल से हो या पर्चियां फाड़ के हो या किसी भी तरह से हो, दोस्त से पूछ के, आप ऐसा ना करें बच्चे। ये देखिए, ये इससे सिर्फ और सिर्फ आपका ही करियर, आपका भविष्य खराब होगा। भले ही आप ये ऐसा करके 2 4 10 नंबर ज्यादा ले आएंगे, बट क्या फायदा होगा? आप कहेंगे सर मार्कशीट पे नंबर तो आया, ठीक है, मार्कशीट पे नंबर आ गया, कल को जाओगे कहीं, कोई पूछेगा आपसे, इंटरव्यू वगैरह में आप जाएंगे और बोलेगा कि आपने 90 नंबर स्कोर किया अकाउंट्स में, जरा ये बताइए क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे बताइए? कुछ नहीं आएगा आपको। आप तब बोल पाएंगे कि सर हमने तो कुछ अनफेयर मींस का यूज करके ये स्कोर कर लिया था? कितनी शर्म आएगी, कितनी बेइज्जती करेंगे वो आपकी। तो इसलिए बच्चे, पता नहीं आपको किसने क्या सिखा दिया है, बट स्टिल मैं तो आपको ये कहूंगा कि खुद से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। कहीं पढ़ाई हो ना हो, आपको पढ़ना है तो आपको बस पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। तो आप किसी भी तरह का अनफेयर प्रैक्टिसेस ना करें क्लास में। और इसके लिए तो बच्चे मैं आपको दिखा दूं, ये प्रॉपर आपका नोटिफिकेशन इशू किया गया है। ये देख लीजिए, 13 तारीख को आपका एग्जाम 15 को शुरू हुआ है, उससे पहले ही ये प्रॉपर हमें नोटिफिकेशन दिया गया है कि स्नातक सेमेस्टर 1 यानी कि यूजी सेमेस्टर 1, देख लीजिए, ये पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। इसमें कहा जा रहा है कि होने वाले परीक्षार्थी की जांच के पश्चात परीक्षा कक्ष में भेजने के संबंध में, यानी कि आपको क्लासरूम के अंदर भेजने से पहले ही
हमें आपको प्रॉपरली चेक कर लेना है कि आपके पास मोबाइल है तो बैग में डलवा दें, पर्चियां हैं तो छीन लें। लेकिन मैं देखता हूं लड़के तो लड़के, लड़कियां तो और भी आगे हैं। ऐसा ना करें बच्चे, अपने भविष्य को बर्बाद ना करें आप चोरी करके। तो इसीलिए बच्चों ध्यान रखिए, आप पकड़े जाएंगे तो आपके साथ बड़ा ही दुर्व्यवहार होगा, कॉपी छीन ली जाएगी आपकी, हो सकता है आपको एक्सपेल्ड भी कर दिया जाए। तो इसीलिए इन चीजों से बचें। फिर हमने डू नॉट यूज वाला बता ही दिया, एंड व्हाट टू डू आफ्टर कंप्लीटिंग द पेपर। ये पॉइंट अभी आपका बाकी है, ये मैंने बोला आपको कि सबसे लास्ट में मैं बताऊंगा आपको। व्हाट टू डू आफ्टर कंप्लीटिंग द पेपर। सपोज कीजिए कि आपने अपना पेपर कंप्लीट कर लिया। अब मैं देखता हूं बच्चों में एक हड़बड़ी होती है कि सर हमने कंप्लीट कर लिया है, क्या हम जा सकते हैं? अरे क्या करोगे जाके, ये बता दो जरा। पढ़ना तुम्हें है नहीं, अब हमें नहीं पता कहां जाओगे तुम, क्यों हड़बड़ा रहे हो? बैठो आराम से। अरे जो लिखा है उसी को रिवाइज करो, देखो कुछ गलती निकल जाएगी। कुछ चीजें अगर छूट गई हाईलाइट कर लो, अंडरलाइन कर लो, OMR शीट मिला लो। तो एग्जाम हॉल में आप जब गए हैं तो आप ये समझ के चलिए कि जब तक एग्जाम खत्म नहीं होगा हम तब तक बैठेंगे। फिर भी अगर आपका टाइम हो गया है तो हमने आज आपको बताया भी, और हम हमेशा कहते हैं कि एग्जाम टाइम खत्म होने से 15 मिनट पहले हम आपको अलाउ करेंगे कि आप चले जाए बाहर, नहीं तो उससे पहले आप चुपचाप बैठे रहिए, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपने अपने आंसर शीट को बिफोर टाइम कंप्लीट कर लिया है तो जल्दबाजी ना करें, थोड़ा सा रिवाइज करें फिर से। अगर कुछ छूट गया है तो देखें, एक बार पूरी कॉपी को देख लें कहीं कुछ छूटा तो नहीं है। कुछ अगर अंडरलाइन करना बाकी है तो हाईलाइट करिए, अंडरलाइन कीजिए। और सबसे जरूरी चीज है कि OMR शीट को फिर से वेरीफाई कर लीजिए कि कहीं कोई गलती तो नहीं रह गई, क्योंकि एक बार गलती हो गई बच्चे ना तो फिर आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, पेंडिंग में चला जाएगा। और ये सब करने के बाद भी टाइम बचा है तो फिर सर नीचे करके आराम करो थोड़ा देर, अगल बगल इधर उधर गर्दन मत घुमाओ, ठीक है? चलिए, तो ये सारी बातें हो गई हैं। अब मैं आता हूं 15th पॉइंट पे। अब ये जो 15th पॉइंट है बच्चे, ये आप समझिए आपके लिए बहुत बहुत खतरनाक पॉइंट है। आप कहेंगे सर आखिर ये होता क्या है? बच्चे, क्विड प्रो क्यों ना एक तरह का लीगल वर्ड होता है, हम लोग लॉ में इसको यूज करते हैं। ये लैटिन वर्ड है जिसका कि इंग्लिश मीनिंग होता है समथिंग इन रिटर्न। अब समथिंग इन रिटर्न का मतलब होता है कि बदले में कुछ तो मिले। जैसे कि हम लोग, अब जैसे कि मैं एक कॉर्पोरेट जॉब भी करता हूं, तो कॉर्पोरेट्स में एक वर्ड बहुत फेमस है कि देयर आर नो फ्री लंचेस, यानी कि अगर मैंने आपके लिए कुछ किया है तो फिर आगे आपको भी मेरे लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। देयर आर नो फ्री लंचेस, ठीक है? तो ऐसे ही जरा समझिए कि मान लीजिए कि आपने अपने किसी मित्र को कुछ बताया एग्जाम में, कैसे भी करके एग्जामिनर की नजर से बच बचा के आपने अपने मित्र को चलिए बता ही दिया, मैं अज्यूम कर रहा हूं। तो बदले में कुछ आपको भी मिलना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ दो, कुछ लो भी। कॉमर्स के बच्चे हो, सिर्फ एक्सपेंसेस मत करो, एक्सपेंसेस के साथ साथ इनकम भी लो, ठीक है? तो सिर्फ दीजिए मत, लीजिए भी, समथिंग इन रिटर्न। बच्चे, अगर अगला कुछ देने की हालत में नहीं है तो आप फ्री में कुछ भी मत दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि वो भी आपके बराबर ही लिख के बैठा हो और वही उसका बच रहा है जो आप उसको बता रहे हैं। और अगर आपने उसको बता दिया और उसके ज्यादा नंबर आ गए, तब सोचिए क्या होगा। आपके छोटे से बताने से उसको ज्यादा नंबर मिल गए और आप पीछे रह गए। बताइए बच्चे, आपको अच्छा लगेगा बाद में जान के कि जिसको आपने बताया था उसको आपसे ज्यादा नंबर मिल गए? ना बच्चे, ऐसा गलत काम ना करें आप। तो बदले में कुछ लें तभी कुछ दें। वैसे तो मैं कहूंगा ना दो ना लो, अपना लिखो, अपने दम पे जो नंबर आएगा उसी में खुश रहो। कम से कम आप अपने ये तो कह सकेंगे कि मैंने जो भी मार्क्स लाए अपने दम पे लाए हैं, ठीक है? तो इसीलिए बच्चे, आप
इन बातों को अगर फॉलो करते हैं तो आपका आंसर राइटिंग स्किल्स बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगा। और चाहे आप यूजी के एग्जाम्स लिख रहे हो या फिर आप पीजी के एग्जाम्स लिख रहे हो, आप देखेंगे कि आपके जो मार्किंग स्कीम है वो आपको ड्रास्टिकली इंप्रूव नजर आएगी। शायद आपने यूजी में पहले एग्जाम दिया होगा, इन चीजों को फॉलो नहीं किया होगा, तो आपका स्कोर कुछ अलग होगा। और अब अगर आप पीजी में इन चीजों के मद्देनजर अपना आंसर फ्रेम करते हैं तो आप ड्रास्टिकल चेंज इसको महसूस करेंगे। और जो बच्चे पहली बार सेमेस्टर 1 का एग्जाम दे रहे हैं, आप अभी से ही आदत डाल लीजिए कि अब आपको आज के बाद यूनिवर्सिटीज के एग्जाम ऐसे ही लिखने हैं। आप कहेंगे कि सर क्या हम इसी पैटर्न पे प्रोफेशनल कोर्सेज के एग्जाम लिख सकते हैं? जैसे कि मान लीजिए कुछ बच्चे अगर सेमेस्टर 1 में हैं जो सीए, सीएस, सीएमए वगैरह भी कर रहे हैं, फाउंडेशन में है या इंटरमीडिएट में है या कहीं भी हैं या एलएलबी में है, अगर वो ये लोग देख रहे हैं, क्या वो भी इसी तरह से लिख सकते हैं? तो मैं कहूंगा नहीं बच्चे, आपके लिखने का पैटर्न अलग है। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूं तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट करें कि सर हम प्रोफेशनल कोर्सेज में हैं, हम कैसे पेपर को लिख सकते हैं, और अपने प्रोफेशनल कोर्स का नाम लिख दीजिएगा। मैं बता दूंगा आपको कि कैसे उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना के आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे आपको वहां पे लिखना है। अगर आपको लॉ के पेपर्स को लिखने में दिक्कत हो रही है, सीए में या सीएस में या फिर सीएमए में केस लॉज कैसे लिखे जाते हैं उसमें दिक्कत हो रही है, तो बिल्कुल आप बेशक नीचे कमेंट करें, मैं आपके लिए एक प्रॉपर वीडियो बना के ला दूंगा और आपको बहुत अच्छे से डिटेल में विद एग्जाम्पल्स और कैसे आपके सामने फ्रेम करूंगा आंसर, उन सारी चीजों के साथ मैं आपको बता दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है बच्चों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे बताएं अगर कोई और टॉपिक आपको चाहिए जिसपे कि आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बना के आपको ऐसे एक्सप्लेन करूं, तो आप बिल्कुल फ्री फील करें, आप बिल्कुल मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा कि मैं आपके साथ अपनी नॉलेज को शेयर कर पाऊंगा। आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।